तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 23 मार्च, शहीद भगत सिंह, आप लोगों को याद ही होगा। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 शुरू करी है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम शुरू करी है किसने? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने। चलिए, तो मंत्रालय ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण फेम सेकंड योजना की योजना अवधि समाप्त होने के बाद में, तो फेम सेकंड की जगह पर कौन सी स्कीम शुरू करी गई है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ठीक है। और जो फेम सेकंड थी वो समाप्त हो जाएगी 31 मार्च 2024 को। आज 23 मार्च से मतलब 8 दिन बाद में, तो उसी की जगह पर ये ईएमपीएस शुरू की गई है। नोडल मंत्रालय कौन है? भारी उद्योग मंत्रालय। देश में ग्रीन मोबिलिटी को गति प्रदान करने के लिए जो इलेक्ट्रिक, फेम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही थी, तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों को तेजी से प्रोत्साहित करना, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम बनाना, तो ये चीजें थी इसमें, इलेक्ट्रिक वाहन से रिलेटेड है ये। इसकी योजना अवधि कितने महीने की? ओनली 4 महीने के लिए। 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और 31 जुलाई को ये खत्म हो जाएगी। अब इसमें योजना के घटक क्या है? एक तो सब्सिडी मिलेगी और सूचना, शिक्षा और संचार के बारे में इसमें की जाएगी। तो सब्सिडी जो इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर है उनके लिए मांग आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए शुल्क योजना का प्रशासन करेगी। मांग आधारित प्रोत्साहन को लाभ उठाने की शर्तें क्या है कि भाई कौन उठा सकता है उसको? तो मूल उपकरण निर्माता, तो जो उसको बनाएगा, को भारी उद्योग मंत्रालय में पंजीकृत कराना होगा, ठीक है, पहली बात तो ये सही है। साथ ही उनमें प्रत्येक ईवी मॉडल को मंजूरी लेनी होगी, तो उसको अगर क्या बोलते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेट है, और उसने मंत्रालय से क्या बोलते हैं उस मॉडल की मंजूरी ली है, तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पर सब्सिडी मिलेगी। प्रत्येक वाहन मॉडल को वाहन दक्षता के मामले में न्यूनतम तकनीकी, एक तो ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं और फायदा ही नहीं निकल रहा उसका, वे वाहन जो केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत हैं, जो केवल उन्नत बैटरी से युक्त हैं। भारी उद्योग मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन और अनुशंसा समिति का गठन किया जाएगा। समय निगरानी और इसके लिए क्या बोलते हैं, मंजूरी दी जाएगी। बाकी ये देख लो आप। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐतिहासिक संकल्प अपनाया। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अभी मतलब चर्चा पे है। तो सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई प्रणाली पर यह संकल्प यूएसए के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। संकल्प के अनुसार ये सभी के लिए सतत विकास सुलभ कराएगा। तो संकल्प का नाम याद रख लेना, सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई प्रणाली का संकल्प किसने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र क्या है? तो 120 से अधिक अन्य सदस्य इस संकल्प के सह प्रायोजक थे, उनका समर्थन प्राप्त था। तो 120 देशों ने इसको क्या बोलते हैं, क्लियर मतलब बोल दिया है कि हाँ भाई ठीक है। यूएनजी का ये संकल्प सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एआई का लाभ सभी देशों में क्षेत्रों के विकास के सभी स्तरों तक पहुंचे। साथ ही इसमें विशेष रूप से विकासशील देशों में क्षमता निर्माण और डिजिटल डिवाइड को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ठीक है, संकल्प के मुख्य बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो इसमें क्या क्या बोला गया है? तो पहली बात तो सभी सुरक्षित, सभी क्षेत्रों के सदस्य देशों की भीतर भूमिका निभाने वाले निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, सुरक्षित एआई प्रणाली से संबंधित, तो भाई वही है कि जो भी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, सुरक्षित एआई प्रदान की जाए, ठीक है। विकास और संचालन के लिए डेटा इसमें मूल घटक है। एआई प्रणाली की संपूर्ण उपयोगिता के लिए मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं का समान संरक्षण प्रसार करना चाहिए, ठीक है। समावेशी अनुसंधान, मैपिंग, विश्लेषण को बढ़ावा देना चाहिए। नई उभरती टेक्नोलॉजियों में एआई का जो भी वर्ग हो सकता है उसको करना चाहिए। भाषाई सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या किया गया है? तो यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम, एआई के लिए बेल्ची घोषणा पत्र, अब कोई पूछ ले बताओ बेल्ची घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है? आ जाए एआई, राइट आ जाएगा। वैश्विक भागीदारी पर नई दिल्ली घोषणा पत्र, तो ये भी अपनाए गए हैं। तो और अभी क्या बोलते हैं, यूएन ने भी अपना लिया है सुरक्षित, संरक्षित, भरोसेमंद एआई। अब भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य परिचर्चा मंच, नीति निर्धारक और प्रतिनिधिक अंग के रूप में केंद्रीय स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जो सदस्य देश नहीं है उन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है, ठीक है। और अंतर सरकारी संगठन भी इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थायी पर्यवेक्षक महासभा के सत्रों और कामकाज में शामिल हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपना मिशन नियुक्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, पहली बात तो ये याद रख लेना, विश्व वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? किसने करी है? संयुक्त राष्ट्र ने। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है।
इस वर्ष की रिपोर्ट समृद्धि और शांति के लिए जल विषय पर केंद्रित है। तो उसका सब्जेक्ट क्या है? समृद्धि और शांति पर जल विषय पर। यह रिपोर्ट शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात को कोई निर्णायक सबूत है कि युद्ध के जल के मुद्दे पर होगा, कि भाई जो नेक्स्ट वार होगा वो किसके मुद्दे पर होगा? नहीं, इसने बोला है कि इस बात के कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि जो भी नेक्स्ट युद्ध होगा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, कि जो भी अगला क्या बोलते हैं आने वाला टाइम होगा उसमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि युद्ध क्या बोलते हैं युद्ध जल के लिए होगा, क्योंकि अभी देख लो ना बिना जल के युद्ध हो रहा है ना, तो ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। सॉरी वो टंग स्लिप हो गई थी बार बार। जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति। तो जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, कृषि क्षेत्र लगभग 70% जल की खपत के लिए जिम्मेदार है। कृषि में लगभग 70% जल खपत हो जाता है। पिछले 60 वर्षों में चाड झील 90% तक सिकुड़ गई है। चाड झील कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक है। वहाँ पर 4 देश याद रख लेना, कैमरून, नाइजर और क्या बोलते हैं इधर से चाड और एक शायद कोंगो है ना, 4 ऐसे कुछ देश हैं। लेकिन साझा सतही पर जल सहयोग बढ़ रहा है। भू जल संसाधन संरक्षण की अभी भी गहरी उपेक्षा की जा रही है। 2030 तक सभी के लिए जल संबंधित SDG 6, तो SDG 6 सभी के लिए जल चुनौतीपूर्ण है। 50% आबादी साल के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। 50% आबादी। उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तरी चीन खाद्य उत्पादन के पानी के उपलब्ध संबंधित जोखिमों के मामले में 3 शीर्ष हॉटस्पॉट में है, तो भारत का नाम भी इसमें। जल और समृद्धि के बीच विरोधाभास। विकसित जल संसाधन अवसंरचना से समृद्धि और समाज समृद्धि होती है। अवसंरचना केवल सबसे अमीर देश ही वहन कर सकते हैं। क्या क्या भाई रिपोर्ट में सुनिश्चित किया गया है? सीमा पार जल समझौते किए जाने चाहिए। जल अवसंरचना में निवेश बढ़ाना चाहिए। जल तक सार्वजनिक पहुंच के लिए 2030 तक 114 मिलियन निवेश की आवश्यकता होगी। उद्योग में वस्तु उत्पादन को जल संसाधन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। टाटा केमिकल्स ने पुनर्चक्रण और बेहतर जल प्रबंधन के मामले में 1 वर्ष के भीतर भूजल के उपयोग में 99, भाई टाटा का तो नाम ही इसलिए है ना। जल का शांति और समृद्धि के मध्य संबंध। तो दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? स्थानीय विवादों में वृद्धि। अफ्रीका का साहिल क्षेत्र में देखा जा सकता है, ठीक है। अधिक प्रवासन में बसावट वाले क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। खाद्य सुरक्षा। अच्छा, साहिल क्षेत्र वो है, जैसे अगर आप ये अफ्रीका का मैप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला रीजन जो है इसका, ये तो क्या बोलते हैं यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, सहारा का। तो जो सहारा डेजर्ट है उसके नीचे वाला जो रीजन है उसी को हम क्या बोलते हैं? साहिल रीजन। चलिए, जल और समृद्धि। जल पर्यावरण को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने में मदद करता है। निम्न और निम्न मध्यम वाले देशों में लगभग 70-80% रोजगार जल पर निर्भर है। पानी समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो वही है यार, सारी चीजें अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित फाइनेंसिंग एग्रो केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो अभी ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, कतई इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग एग्रो केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कार्यक्रम किसके तहत किया गया है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो पहले ऐसी पर्यावरण सुविधा को निपटाते चलिए। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, पहली बात तो कब बनी है? तो 1992 का जो रियो में अर्थ समिट हुआ था। रियो कहाँ पर है? ब्राजील में। तो जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था वहाँ पर है। अगर ग्लोबल अर्थ इसके बारे में बात करें तो 18 एजेंसियों की विशेष साझेदारी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन शामिल है। सभी दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के लिए देशों के साथ काम कर रही है। ये सुविधा निम्नलिखित 5 अंतर्राष्ट्रीय के लिए काम करती है। तो कौन कौन से, ये नाम याद रख लेना भाई इनके। GEF के अंदर कौन कौन सा आता है? तो मरकरी पर जो मिनामादा कन्वेंशन हुआ था, स्थायी जैविक प्रदूषकों पर जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन था, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन था। तो इन 5 पर तो 3 तो आपको याद रह जाएंगे, जैव विविधता, मरुस्थल, जलवायु परिवर्तन। एक मेरे नाम पे याद कर लेना, जैविक प्रदूषण, और मरकरी के नाम पर मिनामाता। इसका ट्रस्टी कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टी है इसका वर्ल्ड बैंक। कौन है भाई? वर्ल्ड बैंक। कौन है भाई? वर्ल्ड बैंक। भारत सहित विश्व के 186 कंट्री जिसके क्या है मेंबर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अभी किसी ने अगर फोरम का सिमुलेटर लगाया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन भी था। तो वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका हेडक्वार्टर इसका। अब बात करते हैं कि भाई ये जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है 1992 रियो डी से जो शुरू है, उसने फाइनेंसिंग एग्रो केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर ये बात करें तो 379 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण वाली पहल है। वैश्विक स्तर पर अपने पहली तरह के ठोस प्रयासों से एक है। खाद्य उत्पादन में हानिकारक इनपुट्स के उपयोग पर रोक लगाना, कम या बिना रासायनिक इनपुट्स वाले विकल्प अपनाने को बढ़ावा देना, स्थायी जैविक प्रदूषकों, याद करो अभी पढ़ा था हमने स्टॉकहोम वाला कन्वेंशन, स्थायी जैविक प्रदूषकों से युक्त एग्रो केमिकल्स और एग्रो प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और प्रबंधन मानकों को अपनाना। तो वही है ये स्थायी जैविक प्रदूषकों को निपटाने के लिए। प्रभावी कीट प्रबंधन लागू करना। फार्म के सदस्य कौन है? तो भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओ, PADR,
ठीक है, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे, वियतनाम। लागू करने वाली एजेंसियां कौन है? तो यूएनईपी। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कौन करेगा? यूएनपी की, वही तो है भाई यूएन। फिर एडीबी, यूएनडीपी, यूएनआईडीओ, ठीक है, एफएओ। और देशों में से कौन लागू करेगा? एफएओ। तो इसमें दो क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली स्कूल कौन चला रहा है पूरा का पूरा? यूएनईपी। और ऐसे यूएनईपी 5 साल का है ये। 4 बिलियन टन कीटनाशक और 12 बिलियन किलोग्राम एग्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम इसी समस्या से निपटान में होगा। अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग और एग्रो प्लास्टिक के कुप्रबंधन से विषाक्त पीओपी पर्यावरण में प्रवेश करता है। और पीओपी ऐसे केमिकल्स हैं जो पर्यावरण में विखंडित नहीं होते हैं, हवा जल भोजन को दूषित करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा करी और वहां पर जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था वहां का, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालापो, तो ये भूटान का है। ये सम्मान करने वाले भारत के पहले विदेशी, मतलब भूटान के, तो वहां के जो सबसे पहले कोई विदेशी को अगर ये सम्मान दिया गया है तो विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पहले कौन है? कौन है? मोदी जी। ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 करोड़ देगा। कोकराझार, गेलेफू और बनारहाट समेत से नामक 2 रेल लिंक स्थापित किए जाएंगे। तो इनके नाम पढ़ लो, कोकराझार, गेलेफू और बनारहाट समेत से। ये कहाँ स्थापित करेंगे? भूटान में, ठीक है। 120 मेगावाट की पुनातान सकू सेकंड जल विद्युत परियोजना। भारत भूटान संबंधों में चुनौतियां क्या है? जल विद्युत के व्यापार में चुनौती, विवाद है, बिजली के शुल्क पर समुचित वार्ता नहीं हो पाती है। वही है जो भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पर सक्रिय उत्तरवादी विद्रोह है। भारत पहले भूटान को 60 मॉडल पर वित्तीय सहायता देता था, लेकिन अब 370 पर देता है, तो वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। भारत परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये जो नाम है भाई इसका, पुनात सांगचू, ठीक है। ये भूटान में चीन की बढ़ती भूमिका पर भी असर, जैसे डोकलाम सीमा विवाद पर चल रही है, क्योंकि डोकलाम भारत के सिलीगुड़ी करियारे के करीब है, ठीक है। चिकन नेक जिसको अपन बोलते हैं। भूटान के बेहतर प्रबंधन भूटान और तो इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। अच्छा, पता है चाइना इनको ऑफर क्या करता है भाई? जैसे ये भूटान है ना, तो कि तुम ऊपर का रीजन ले लो, लेकिन ये डोकलाम वाला हमें दे दो। भूटान बोलता है इसको निकल। और भूटान के तो चाइना के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी नहीं है अभी तक। सोच लो इंडिया का कितना है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावासों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर विचार किया। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये वहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनकी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गुजरात राज्य की बिजली पर हाई टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिजली की तारों में फंसने से बच जाते हैं। समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून, वो करेगा। अपन को ये काम करनी है। इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में लिखा होगा ना। बस्टर्ड की सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बात करें, राजस्थान गुजरात में ही इसका ज़्यादातर पर्यावास है, बाकी में खत्म हो चुका है। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर, इस पक्षी की आंखें भी अन्य पक्षियों के समान सामने की ओर न होकर सर के किनारों पर है, ठीक है। तो अन्य पक्षियों की तरह नहीं है इसके, ठीक है। दूर से सामने आने वाली जमीन से ऊपर लगे तारों को नहीं देख पाता, वे अधिक भारी होते हैं। नजदीक आने पर बिजली के तारों से बचने के लिए अपना मार्ग जल्दी नहीं बदल पाते और वो टकरा जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें आंखें वाला रीजन है, ये देख लेना। बस्टर्ड के पर्यावास में आने वाला क्षेत्र सौर ऊर्जा क्षेत्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं, काफ़ी मुश्किल कार्य होगा, राजकोष या बोझ होगा, ये चीज़ें होंगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ग्रेट बस्टर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदानों में मिलता है, कांटेदार झाड़ियों में मिलता है। राजस्थान में इसकी संख्या सर्वाधिक है। भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है ये, स्पेशली इधर अपने ऊपर वाले में। तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, बहुत कम बचा है। राजस्थान का तो ये राज्य के पश्चिम भी है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, नलिया गुजरात, वरोरा महाराष्ट्र, वेलारी कर्नाटक, तो यहाँ पर ये मिलता है। तो इसी के साथ में अब हम शुरू करते हैं छोटी छोटी न्यूज को। शॉर्ट न्यूज में पहली न्यूज है कि जो एससीओ संघाई संगठन था उसने क्या बोलते हैं, जो उसका संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। सदस्य देशों के बीच में स्टार्टअप इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार के लिए, अनुकूल प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, युवा प्रतिभाओं को नवोन्मेषी समाधान विकसित करने के लिए, जो सितंबर 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेशन का गठन किया गया था। और जो ये स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेशन है, इसका हमेशा के लिए, इसकी स्थायी अध्यक्षता हमेशा से किसके द्वारा की जाती है? भारत के द्वारा की जाती है। अगली एक न्यूज़ थी, मिट्टी खोदने निकालने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्यावरण, इसमें क्या हुआ था ना कि एक छूट देने वाली अधिसूचना जारी करी थी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, कि भाई मिट्टी खोदने निकालने के लिए आपको पर्यावरण मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे थोड़ा ना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिसूचना थी
इसको रद्द कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये पूरी तरीके से अनिर्देशित है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, पूरी तरीके से मनमाना है, अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण नियमों के अनुरूप नहीं है, रैखिक परियोजनाओं को परिभाषित भी नहीं किया गया है, तो अब हमें क्या बोलते हैं, मंजूरी देनी पड़ेगी। हम का मतलब उन्हें। डाक मतपत्र एक आई है न्यूज कि भाई आयोजक जो भारत का निर्वाचन आयोग ने उसने जो आवश्यक सेवा कर्मी होते हैं उनको मतदान के मतपत्र अधिसूचित किए हैं। डाक मतपत्र एक तरीके से वोट डालने का ही तरीका होता है, ठीक है, जिसमें ये सुविधा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। तो इसमें 3 तरीके के लोग आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो आवश्यक सेवाओं को नियोजित मतदाता, एक जो अनुपस्थित है, और एक जो चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, बता देना। डाक मतपत्र के लिए उपयोग किया जाने वाला मतपत्र ईवीएम हेतु इसके ईवीएम वाले से अलग होता है। ब्लैक पैंथर अभी केरला में दिखा था, तो ये कोई अलग से प्रजाति नहीं है, बल्कि जीनस पैंथरा जो शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर, हिम तेंदुओं के मेनेलिस्टिक लक्षण वाला है, इसको जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पूरी तरीके से काला शरीर पर इसके कोई है नहीं, आयुसीएन में इसके वल्नरेबल और नॉट थ्रेटेड, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना। फिर एडाई ने क्या बोलते हैं, जो बीमा सुगम था उसके गठन को मंजूरी दी है। एक नॉन गैर लाभकारी कंपनी अधिनियम के तहत है ये बीमा सुगम इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ठीक है, बीमा क्षेत्र के लिए क्या बोलते हैं, वन स्टॉप समाधान है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 2047 तक सभी के लिए बीमा का विजन प्राप्त कराना। अगली ये अर्थ आवर। तो अर्थ आवर क्या होता है भाई कि 13 मार्च को, ये हर सैटरडे को मनाया जाता है, मतलब सॉरी हर सैटरडे नहीं, मार्च महीने का जो अंतिम शनिवार का दिन होता है उस दिन ये मनाया जाता है। तो इस बार 23 मार्च को आयोजन किया जाएगा, आज ही, वैसे ये वीडियो खत्म होने के बाद ही मिलेगी आपको, 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। ठीक है, इसकी शुरुआत सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में एक लाइट्स आउट कार्यक्रम के दौरान की गई थी। विश्व वन्यजीव कोष इसका आयोजन कराता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसमें जो हमें याद रखना है कि क्या बोलते हैं ये इसमें मतलब लाइट बंद कर दी जाती है सारे देशों, मतलब सबकी 1 घंटे के लिए आवश्यक लाइट जो होती है, ये ध्यान रखना है। शिव शक्ति मिल्की वे आकाशगंगा के निर्माण की खंड, तो अभी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एस्ट्रोमेटी सैटेलाइट गया ने जो मिल्की वे है सबसे पुराने निर्माण खंडों की खोज की है, शिव और शक्ति नाम दिया है। शिव और शक्ति 2 आकाश गंगाओं के अवशेष से 12 से 13 बिलियन वर्ष पूर्व इन दोनों को आपस में विलय हुआ तो मिल्की वे बना था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने अभी जो ट्रोएका है उसने बोला है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर रखेंगे, ये एनडीसी के अनुरूप है। ट्रायोकामा भी 3 देश है, यूएई, अजरबैजान, ब्राजील, यूएई, अजरबैजान और ब्राजील। COP 28 to COP 29 और COP 30। अगर हम बात करें तो जो ये दाजी शेर सिंह शाह जी हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड के थे, और ये इनके बारे में सिर्फ एक ही बार याद रखनी है कि इन्होंने जो केदार घाटी उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसी के साथ में आज की करंट अफेयर्स खत्म होती है। धन्यवाद।